we'll wait for another minute and let others also join. Okay, sir. Anishka, you have to keep your video on. Okay. Okay. Okay, so हम शुरू कर लेते हैं. Let others join in the meantime. हमने जो पिछली बार तक क्या पढ़ा था कि जो बोहर का मॉडल है, नील्स बोर ने जो इम्प्रूवमेंट रदरफोर्ड के मॉडल पर दिया, राइट, दैट वाज बेस्ड ऑन द न्यूली इवॉल्विंग क्वांटम फिजिक्स एट दैट टाइम. ओके, तो नील बोर ने किस चीज को क्वांटाइज किया, राइट? जिस तरह से आइंस्टीन ने क्या बोला था कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है इन अ फोटोन. ओके, इट इज इक्वल टू h nu, right? And that is a quantized form of energy in a photon, right? So सिमिलरली बोहर ने एटम के अंदर किस चीज को क्वांटाइज किया? उसने अपने पोस्टुलेट्स में क्वांटाइज किया एंगुलर मोमेंटम को. तो जो बोहर के पोस्टुलेट्स में जब हम बोलेंगे उस समय क्वांटाइज्ड क्वांटिटी जो है वो है एंगुलर मोमेंटम. लेकिन हमने फिर ये भी देखा कि जब हम उससे कैलकुलेशंस करके हमने देखा तो हमें क्या पता चला कि इवन द वेलोसिटी इज क्वांटाइज्ड. क्योंकि मोमेंटम क्वांटाइज्ड है तो वेलोसिटी भी क्वांटाइज्ड है. देयर आर ओनली सर्टेन वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी दैट कैन बी टेकन. जो रेडियस पॉसिबल है वो भी क्वांटाइज्ड है. वो भी ऐसा नहीं है कि कितनी भी दूर चला जाए एटम और वहां से इलेक्ट्रॉन और वहां पे घूमने लगे. देयर आर ओनली सम सेट डिस्टेंसेस एट व्हिच द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड. Also, another implication of this was that even the energy that these orbits have, means when the electron is in any orbit, what energy will it have is also quantized. Okay, तो finally घूम फिर कर बात कहाँ आ गई कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, राइट? जैसा कि आइंस्टीन ने भी बोला था, लेकिन नील्स बोर ने अपने पोस्टुलेट्स में बात एंगुलर मोमेंटम की. ठीक है, लेकिन फिर भी रिजल्ट तो यही आता है कि एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है. देयर आर ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एनर्जी दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन टेक विद इन एन एटम. ठीक है, तो एक स्टेट होती है जिसको कि हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं. ग्राउंड स्टेट वो स्टेट है जिसमें कि वो स्टेबल होता है. तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का जो क्वांटम नंबर 1 है, यानी कि जो उसका सबसे छोटा ऑर्बिट है, ठीक है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है के शेल, एल शेल एंड सो ऑन. तो जो सबसे इनर मोस्ट शेल है वो हाइड्रोजन के केस में सबसे स्टेबल है क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे कम है. तो उसको हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन. अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को जो ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है, अगर हम इसको एक एनर्जी दे दें, ठीक है, तो अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस व्हेन दिस एनर्जी इज सफिशिएंट, राइट, इट कैन जंप अप टू द नेक्स्ट और एनी अदर सब्सिक्वेंट एनर्जी लेवल. तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एनर्जी लेवल्स पर जा सकता है. जब ये अपने ग्राउंड स्टेट से ऊपर के एनर्जी लेवल्स पे इलेक्ट्रॉन होता है तो उस समय हम ये बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड है
और हम ये भी कह सकते हैं अगर एक भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड है एक एटम में तो हम बोल सकते हैं द एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कैसे मिलेगी? ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है हमें पता है, हम अगर हीट करें मटेरियल को तो इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी हीट एनर्जी से मिल सकती है एंड इट कैन गेट एक्साइटेड। ठीक है, यही चीज जो है हमने किस चीज में देखते हैं, जो जैसे इनकैंडिसेंट चीजें होती हैं, राइट। तो जैसे अगर हम किसी एयर को भी गर्म करते हैं या किसी गैस को गर्म करते हैं तो वो उसके बाद एमिशंस करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। वो क्यों होता है? क्योंकि एक्साइटमेंट होता है थर्मल एनर्जी से। इस केस में हम ये भी कर सकते हैं कि हम उसके ऊपर कोई फोटोन डालें। ठीक है, वो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी, अगर जो एच न्यू एनर्जी मिलेगी उसको फोटोन से, अगर वो सफिशिएंट है तो वो एक ऊपर के ऑर्बिट पे जा सकता है। ठीक है, इसका एक एक्सट्रीम केस होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो एस्केप ही कर जाता है, वरना वो थोड़ा ऊपर जाएगा और वापस आ जाएगा। फिर जो तीसरा तरीका है वो ये है कि हम इस पे कोई मैटर पार्टिकल जैसे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या कोई चीज, उससे हम अपने इलेक्ट्रॉन को हिट करें और मैकेनिकल फॉर्म में उसको एनर्जी दें, तो भी वो एक हायर ऑर्बिट में जा सकता है। ठीक है, तो now the question, right? Somebody has to answer it from the class. Can the electron absorb any amount of energy to get to an excited state? उसको कोई भी एनर्जी दे दो, क्या वो एक एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा? इज द क्वेश्चन. Who will answer that? Anubha, can you answer this question? सर नहीं आएगा सर, पर्टिकुलरली एनर्जी देनी पड़ेगी सर। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। उसको क्योंकि एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड है, वो उसकी कुछ स्पेशल वैल्यूज हैं, वही वैल्यू की एनर्जी उसे मिलती है, तो वो एक हायर ऑर्बिट पे जाता है। वेरी गुड, ठीक है। Similarly, when the electron falls back to lower energy level, what would be the frequency and hence the wavelength of the emitted photon? तो अब एक एनर्जी लेवल पे वो बैठा हुआ है जो हायर एनर्जी लेवल है, उससे वो गिरकर वापस लोअर एनर्जी लेवल पे आ गया। जब भी ऐसा करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो देगा। ठीक है, तो अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? Can somebody tell me how to find that frequency? शिवम, आप बताइए। शिवम, शिवम, आई एम आस्किंग अगेन, लुक्स लाइक यू आर नॉट देयर। बेटा आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, वैसे भी वो मैंडेटरी है फॉर अटेंडेंस, उससे ये पता चलेगा कि आप लोग हैं या ऑन करके कहीं और चले गए। तो शिवम डजंट सीम टू बी देयर। सोनाली, आप बताइए इसका जवाब। सोनाली, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ, इसका जवाब बताइए, हम कैसे निकालेंगे वो फ्रीक्वेंसी? एक फोटोन रिलीज होगा, ये बात हम कह चुके हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं उस फोटोन की? बेटा नहीं आता तो आप ये बोल के चुप हो सकते हैं, नहीं आता, कम से कम मुझे पता चलता है, चुप मत रहिए। सर नहीं आता। हाँ, तो इतना बोल सकते हैं ना, दैट डजंट टेक मच एनर्जी। अच्छा, किसी को क्लास में आता है तो वो बोले अब। ओके, तो नो सर। अच्छा ठीक है, तो देखिए हम, हाँ, तो
हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे एक एनर्जी है, मान लीजिए उसकी एनर्जी इस समय V1 है, E1 है, ठीक है, इस ऑर्बिट पे है वो, तो ये सर्कुलर है वैसे तो ऑर्बिट, लेकिन यू नो आई डोंट वांट टू ड्रॉ इट सर्कुलर, मैंने ऐसे ही एक लेवल के रूप में बना दिया। अब वो यहाँ से गिरता है और वो यहाँ आ जाता है, जो कि E2 लेवल है, ठीक है। ऑब्वियसली E2 इज लेस देन E1, राइट। तो अब उसने जब वो यहां से यहां तक आएगा तो वो कम एनर्जी पे आया, जो उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो रिलीज कर देगा। तो कितनी एनर्जी रिलीज कर देगा? E1 माइनस E2 इज रिलीज्ड एनर्जी। और ये किस फॉर्म में है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में है, मतलब दिस इज अ फोटोन। और फोटोन की एनर्जी क्या होती है? h nu, right? So h nu is equal to E1 minus E2, or nu is equal to E1 minus E2 by h. ओके, तो अब आपको पता चल गया कि न्यू कैसे पता करेंगे। अब आपको न्यू पता चल गया, क्या आप इससे वेवलेंथ पता कर सकते हैं? कैन समबडी आंसर दैट क्वेश्चन? कि न्यू पता चल गया तो क्या वेवलेंथ पता कर सकते हैं? यस सर। हाँ, कैसे? तो इसकी जगह हम लिख लेंगे v की जगह c अपॉन लैम्डा लिख लेंगे सर। हाँ बिल्कुल, राइट। तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, राइट। सो इस रिलेशनशिप से हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते, राइट। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू एच सी एच बाई, ओके। तो हम ये सी है, ओके, तो ये हम लैम्डा भी पता कर सकते हैं इससे। तो हम क्या फ्रीक्वेंसी की फोटॉन्स रिलीज होंगे, किस फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज होंगे जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे या किसी भी लोअर स्टेट पर इलेक्ट्रॉन आता है, हम ये पता कर सकते हैं। और हमें ये भी पता है ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, ये अलग अलग वैल्यूज हैं, ये कोई भी मनचाही वैल्यू ले ले ऐसा नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो इस डिस्कशन का क्या नतीजा निकल के आया कि केवल कुछ ही वेवलेंथ्स हैं जो हम पता कर सकते हैं, जो एमिट होंगी अगर हम एटम्स को एक्साइट करें और फिर उनको वापस एनर्जी रिलीज करने दें, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन कर देता है कि ये जो लाइंस हैं हमारे स्पेक्ट्रम में, ये सब डिस्क्रीट लाइंस हैं, ये एक कंटिन्यूम नहीं है जिस तरह से हमें व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में देखने की आदत है, ठीक है। अब जो है हम ये भी पता करते हैं कि ये पैटर्न ऐसा क्यों दिखाई देता है कि शुरू में देखिए इतना गैप होता है, फिर वो गैप कम होता जाता है, फिर उसके बाद एक दूसरी सीरीज शुरू हो जाती है, राइट। इसका एक मैथमेटिकल मॉडल बाल्मर ने दे दिया था, वो हम पहले ही देख चुके हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे फिजिक्स क्या है, अब वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है मैंने, ये हाइड्रोजन का ग्राउंड लेवल है, ओके। सो दिस इज व्हेन n इज इक्वल टू 1 फॉर द क्वांटम नंबर 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। और ये हमने कैलकुलेट कर ली थी वैल्यू -13.6, राइट। फिर n इज इक्वल टू 2 अगर हम यहां रखते हैं, ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, राइट। सो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा टेक्निकली, राइट। तो हमें ये नंबर मिलता है। तो ये n इज इक्वल टू का -3.40
इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है इस लेवल पे। उसी तरीके से उसके नीचे वाली जो एनर्जी है वो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये मैंने कैलकुलेशंस करके यहाँ लिख दी, ठीक है। ये n इज इक्वल टू 3 है, ये n इज इक्वल टू 4 है, ये n इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कैलकुलेशंस देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि होता क्या है, कि यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन है, देखिए, ठीक है, ये इसका ग्राउंड स्टेट है। अब ये इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दी और वो यहां तक आ गया। अब कुछ समय बाद वो खुद नीचे आएगा, वो फॉल हो गया। तो इस समय जो एनर्जी वो रिलीज करेगा, इस समय वो एक h nu एनर्जी रिलीज करेगा, विच इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट द एनर्जी दैट इट विल रिलीज व्हेन इट कम्स फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। सिमिलरली अगर इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिली होती तो ये इस स्टेज पे गया होता, राइट। तो अगर वो इस स्टेज पे गया होता तो अब इसके पास दो ऑप्शंस हैं, दो विकल्प हैं नीचे आने के, ठीक है। एक तो ये है कि ये केवल इससे एक लेवल नीचे आए एक बार, और दूसरा ये है ना, और उसके बाद यहां आ गया तो उसके बाद वापस से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एच न्यू रिलीज करके और नीचे आ जाए। तो यहां पे जब नीचे आता है तो यहां पे एच न्यू क्या होगा? who will tell me that, right? मीनाक्षी आप बताइए। ये लेवल n इज इक्वल टू 3 पे चला गया था एक्साइट होके, अब n इज इक्वल टू 2 पे आ गया गिर के, तो एच न्यू की क्या वैल्यू होगी यहाँ? मीनाक्षी, Meenakshi, are you there? If you're there, you have to speak up. सर, यस सर। हाँ, तो क्या एनर्जी, ये एच न्यू की क्या, कितना वैल्यू होनी चाहिए एच न्यू की अगर ये क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 से क्वांटम नंबर 2 पे आ गया है गिर के? इसकी एनर्जी, दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी ना, राइट मीनाक्षी? मीनाक्षी अपने को अनम्यूटेड ही रखिए आप। यस सर। हाँ, तो ये एनर्जी माइनस ये एनर्जी होगा, राइट? यस। हाँ, और वो मैंने वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई भी है कैलकुलेट करके, राइट? तो ये 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एच न्यू की वैल्यू होगी। उससे हम न्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी रिलीज होगी जब वो यहां से यहां आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हो सकता है वो थर्ड तक से की जगह फोर्थ पे गया होता, फोर्थ पे गया होता तो वो फोर्थ से थर्ड पे भी आ सकता था, फोर्थ से सेकंड पे भी आ सकता था, और फोर्थ से फर्स्ट पे भी आ सकता था। उसके पास 3 ऑप्शन थे, तो वहां से वो 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो ये कई सारे फ्रीक्वेंसीज जनरेट हो सकते हैं। अगर हम ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखें तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, राइट? लेकिन फिर भी वो डिस्क्रीट है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा, मैं ये एक और इसका वो ले लेता हूं, वो भर गया था। तो अब हम इसमें ये समझते हैं कि ये अलग अलग सीरीज क्यों बनती है। अब हमें गैप भी समझ आ गया कि गैप क्यों अलग अलग होता है, क्योंकि यहीं पे हमें दिखाई दे रहा है कि एनर्जी गैप यूनिफॉर्म नहीं है। पहले 2 लेवल के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, फिर गैप कम होता जाता है। उसी तरीके से जो हमारी फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ जनरेटेड है उनमें भी गैप कम होता जाएगा।
लेकिन अब ये सीरीज इतनी सारी क्यों बनती? देखिए, अगर हम आरा इंटरेक्शन n इज इक्वल टू 1 के साथ है, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो n इज इक्वल टू 1 से ऊपर गया और वापस आ गया, ठीक है, तो ये हमें जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी लोएस्ट वेवलेंथ मिल गई इसकी, इस समय। फिर ये यहां से क्या किया इसने? इट वेंट एक्चुअली टू दिस एंड इट केम बैक टू द सेम लेवल। तो सारे इंटरेक्शंस हमारे हो रहे हैं n इज इक्वल टू 1 के साथ। तो ये एक हमें h न्यू मिला, एक उससे भी बड़ी फ्रीक्वेंसी मिली हमें, यानी उससे छोटी वेवलेंथ, राइट, एंड सो ऑन। तो ये सब जो हमें मिल रही है ये n इज इक्वल टू 1 के लिए हो रही है। तो ये जो बनाएंगी हमारे लिए, ये सारे ट्रांजिशंस मिलकर हमारे लिए बनाएंगे लाइमैन सीरीज को, ठीक है। सिमिलरली अगर एक बार किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, अब हम केवल इसके आगे की कहानी को देखें कि वो इलेक्ट्रॉन इससे ऊपर गया और यहां से वापस आ गया, या फिर वो इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर गया n इज इक्वल टू 4 तक और वहां से वापस आ गया, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये जो इंट्रैक्शंस हैं n इज इक्वल टू 2 के साथ, ऊपर जाना किसी भी लेवल तक और लौट कर वापस वहीं पे आ जाना, ये जनरेट करते हैं हमारे लिए द नेक्स्ट सीरीज which is called the Balmer series, which also happens to be in the visible zone for majority of the wavelengths, ठीक है। काफी सारे वेवलेंथ्स इसके जो हैं, जो मेजर वेवलेंथ्स हैं, जो इसके हायर वेवलेंथ्स हैं, मतलब हायर फ्रीक्वेंसीज हैं, लोअर वेवलेंथ्स हैं, वो जो है विजिबल जोन में, और थोड़े उसके बाद वाले जो है अल्ट्रावायलेट जोन में भी हैं थोड़े से, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं, जो इसके बाद हो सकता है ये लेवल 3 पे आ गया और इंट्रैक्शन सब लेवल 3 के साथ हो रहे हैं, राइट। तो ऊपर गया और वापस भी वो लेवल 3 पे ही आता है, राइट, ऊपर गया और वापस आ गया लेवल 3 पे। तो कैन somebody tell me which series will be generated now when n is equal to 3? इसके बाद वाली सीरीज जनरेट होगी, कौन सी है वो? Who will answer that? वेरी गुड, ओके, पास्चन सीरीज होगी। और अगर हम इसके आगे वाले लेवल से n इज इक्वल टू 4 से सारे पॉसिबिलिटीज बनाते हैं बैठकर ऐसे, तो हमारी जो है ब्रैकेट सीरीज होगी, n इज इक्वल टू 5 से बनाते हैं तो हमारी फुंड सीरीज होगी, एंड सो ऑन, राइट। हमें नाम बस वहीं तक के पता होने की, ठीक है। इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बात होगी, वो बाल्मर सीरीज है, क्योंकि वो जो है विजिबल जोन में उसकी बहुत सारी लाइंस आती हैं। एंड ही वाज आल्सो द पर्सन हु केम अप विद द एम्पिरिकल फॉर्मूला बेस्ड ऑन हिज मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ बेस्ड ऑन द बोहर्स मॉडल, नील्स बोहर मॉडल, वी कैन एक्सप्लेन इट बेस्ड ऑन व्हाई इट हैपेंस, उसके पीछे की फिजिक्स क्या है, कैसे क्वांटम फिजिक्स जो है इस चीज को एक्सप्लेन करती है। ओके, तो जो हमारा बाल्मर का फॉर्मूला है यूजिंग द राइटबर्ग, एक्चुअली आई वुड नॉट कॉल इट फॉर्मूला, आई वुड कॉल इट कांस्टेंट। ओके, जो राइटबर्ग कांस्टेंट है, जो किसने यूज किया था? बाल्मर ने। उसकी वैल्यू क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो ये हमने एक्सप्रेशन निकाला था एनर्जी का, राइट। अब दो एनर्जी लेवल्स हैं, इनिशियल एंड फाइनल, तो उनके बीच का हम
डिफरेंस निकाल सकते हैं, subtract this from n final to n initial, right? Put those values. We can take all the constants out common. So this becomes a constant outside. And inside this, you can clearly see this resembles the part of what we already know. What was that? We already knew that 1 by lambda is equal to R 1 by m square minus 1 by m square. Okay, ये हमारा था, जिसमें m क्या था? It was n final और n जो था वो था n initial, right? तो अब हमें इसको जो है h न्यू की फॉर्म में है, राइट? तो अब हमें इसको h 1 by lambda की फॉर्म में लाना चाहिए, राइट? तो क्या करेंगे हम, यहां से इस जगह से इसको c by lambda लिख देंगे, तो hc by lambda हो गया. Okay, now we can take our hc down here to leave 1 by lambda here. And so this thing actually implies, I have left out a few steps here, that 1 by lambda initial to final is equal to me4 by 8 epsilon naught hqc 1 by n. Okay, now these two, okay, this known formula and this that we have just derived, okay, they are actually the same thing. So we can see analogously that R is this. So this is the value of R. And all of these are known constants for us: mass of electron, the charge on the electron, the epsilon naught, the permittivity of free space, Planck's constant, and the speed of light. All of these are measured known constants to us. Okay, so we can put these values and verify the value of R. Okay. Now, this is about the Niels model as he came up with his postulates, right? Now, what we are going to see is that can we use the de Broglie's particle wave theory to explain? Yes, sir. बोलिए राजीव सर. सर आवाज नहीं आ रही है आपकी एक्चुअली. राजीव सर. हाँ बोलिए. हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही. आप कुछ कह रहे हैं ना शायद. ओके, आई थिंक वो अनम्यूट ऐसे ही हो गया था. आई थॉट यू वर सेइंग समथिंग. ओके, ठीक है. तो अब हम क्या देखते हैं कि डी ब्रॉग्ली's थियरी जो पार्टिकल वेव थियरी है, उससे ये जो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एज गिवन बाय नील्स बोर, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग concept, that let's see that how different people find out different concepts and then they slowly converge into the same domain. They all converge into the same principles, and that is when you are able to confirm that, you know, everybody is telling the truth, because it all converges to the same thing. Okay, so let's see what happens. So देखिए, ये एक न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है. अभी तक नील्स बोर की जो थॉट है वो काफी हद तक रदरफोर्ड जैसा ही है कि ये एक पार्टिकल है और ये डिटर्मिनिस्टिकली चारों तरफ इसके घूम रहा है. ठीक है, लेकिन अगर हम ये मान लें कि ये एक्चुअली एक पार्टिकल वेव है, जैसा कि डी ब्रॉग्ली ने कहा, तो इसका मतलब ये है कि एक वेव जो है इसके चारों तरफ है. लेकिन ये वेव जो है
ये wave, for it to be a stable wave, right, for it to no transfer of energy to happen from one part to another, this should be a standing wave or a static wave, right? तो हमने जो acoustics पहले पढ़ा है लास्ट ईयर में 11th में, हमें उससे पता है कि स्टैंडिंग वेव्स कब बनते हैं। स्टैंडिंग वेव तब बनेंगे जहां पे कि वेव्स वाइब्रेट हो रहे हैं, उस लेंथ किसके इक्वल हो, इज इक्वल टू अ मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। तभी जो है नोड्स उसके जो है एंड पॉइंट्स पे बनेंगे और वो क्या होगा, वो एक स्टैंडिंग वेव बन जाएगी, क्योंकि जो वेव रिफ्लेक्ट होके आती है वो रीइंफोर्स करती है एग्जिस्टिंग वेव को, राइट। तो स्टैंडिंग वेव्स कैसे बनते हैं हम उस पर बहुत ज्यादा समय अब नहीं लगाएंगे, वो 11th का टॉपिक है। लेकिन स्टैंडिंग वेव्स तभी बनेंगे जबकि जो लेंथ ऑफ कन्फाइंड पाथ is an integral multiple of the wavelength। तो यहां पे लेंथ ऑफ द कन्फाइंड पाथ क्या है, अगर रेडियस r है तो वो है 2 पाई r। ओके, द nth radius, so I will write it as 2 pi rn। okay, now we know from de Broglie's particle wave theory that the lambda is equal to h by the momentum, okay, in this orbit। okay, it is a small p, it might look like a capital P but a small p, okay, h by momentum, okay। And we know what is momentum, momentum is mv, right? So this is equal to 2 pi r। Now what can we do, we can just do a cross multiply like this, we will get h by 2 pi is equal to m vn r। Voila, this is exactly what Bose has said as a quantization principle, okay। So we can converge from de Broglie's theory of wave particles, which was totally independent, to come back to the quantization of the angular momentum of electrons in orbits around the nucleus, okay। Just a second। Okay, so now the final thing with that, this chapter will essentially be over, and in the next class we will do some questions from the book, okay, to complete this, okay। Before that, let me just go ahead and mark the attendance, okay। Although since all of you did not switch on your videos, I'm I'm still marking the attendance for now, but I don't know if it will be awarded, right? So, okay. Experimental verification of quantization was done by Frank and Hertz, okay? But this Hertz is actually different from the Hertz. Okay, I'm sorry. Hertz, on whose name the unit Hertz is given, right? But yes, it's called the Frank-Hertz experiment. Okay, so they did this experiment on mercury vapors. Okay, they took mercury vapors and they bombarded the atoms in the mercury vapors at low pressure with electrons. Okay, so they were able to measure the
energy of the electrons before they hit the mercury atoms and after that. Okay, so they knew the energy of the incoming electrons and the escaping electron. Okay, and what they were able to verify was that this difference was equal to 4.9 electron volts. Okay, now if it is 4.9 electron volts, right, then we can put this is equal to h nu. For h nu is equal to 4.9 electron volts, and from that we calculate lambda is equal to 253, and then experimentally they were able to check that this lambda was indeed present in the spectrum of mercury. Okay, so with that they were able to confirm that the quantization principle is indeed correct. Okay, so this is an experiment which we need to know about, right? And with that, actually, this chapter is over. We will do these questions. I think I'll start doing this from the next class. In the next class, let's do these questions. Most likely, we can complete this chapter in the next class. Okay, they are about 3-4 minutes left. I don't want to do questions at this moment. Okay, any doubts you have, can you please ask those today? If you have not understood some part of the quantum understanding, energy difference, anything, please go ahead and ask that and we can discuss it in the remaining time. Any questions? Okay, then I'll close the meeting for today. Okay, and in the next class, we will do questions that will clarify a lot of doubts, how to solve numericals. Okay, so please do attend that class and keep your videos on, otherwise you will not get your attendance. Okay, till then, goodbye. I'll see you in the next class. Okay, bye bye.